नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली और इस बैठक में काबीना मंत्री सतपाल महाराज और प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद हैं। शासन के उच्च अधिकारियों के साथ साथ विभागों के विभागाध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान यात्रा को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इस बैठक में कई अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में यात्रा से जुड़ी सभी विभागों की अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। इस बाबत हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने सुनी। की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बातचीत करें। सर, पिछली बार नया रिकॉर्ड बना था, 56 लाख यात्री यहाँ पर आए थे। अब की बार सरकार ने सीमित संसाधनों में इस यात्रा को फिर शुरू करने के लिए नई चीज़ों के देखिए, पिछली बार की बड़ी यात्रा हुई थी, 56 लाख तीर्थयात्री आए थे और इस बार भी अभी 16 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और जैसा अनुमान लगा रहे हैं कि बड़ी यात्रा होगी तो आने वाले यात्रियों को, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि ये यात्रा बहुत कठिन होती है, उसके बावजूद भी हमारा समुचित प्रयास है कि हर दृष्टि से सभी विभाग इसमें अपना ठीक प्रकार से, सक्रियता से और समय रहते जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं उन जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा करें। संसाधन सीमित है। आपने पिछली बार भी मैसेज दिया था कि लोग आए, सबकी यात्रा सुखमय हो सके, सरल हो सके। इस बार भी कुछ ऐसा चीज़ करेंगे सर ताकि यात्रा सबकी सफल हो? उसकी नियमित रूप से मैं भी समीक्षा करूंगा और मुख्य सचिव को भी हमने कहा है कि वो भी अपने स्तर पर समीक्षा करेंगी, जिससे कि जो भी कमियां हैं और जो ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरी काम हैं, वो यात्रा के शुरू होने से पहले ही हम पूरे करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी का आप लोग निमंत्रण देते हैं, तो इस बार भी कुछ VIP? नहीं, प्रधानमंत्री जी चूँकि इस पर चुनाव चल रहा है और लोकतंत्र के महापर्व में है और चूँकि वो बाबा केदार के, हमारे यहाँ के उत्तराखंड के जो देव स्थान हैं, उन सभी स्थानों के वो स्वयं बड़े भक्त हैं, विशेषकर बाबा केदार के भक्त हैं और मैं समझता हूँ कि जैसे ही चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कभी भी वो आ सकते हैं। बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने साफ तौर पर कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर जो तैयारी है वो लगातार की जा रही है, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं ताकि ये यात्रा सुखद और सफल हो सके और उत्तराखंड का जो नाम है वो फिर से पर्यटन, विश्व के जो पर्यटन मानचित्र उस पर उभर सके। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इस साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद बताई जा रही है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में श्रद्धालु यात्रा को लेकर उनमें काफी उत्साह दिख रहा है। सरकार की चिंता बढ़ाने के लिए एक तरीके से सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को यात्रा के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, माँ यमुनोत्री धाम के कपाट और माँ गंगोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में यात्रा को लेकर अभी से ही सरकार संजीदगी के साथ काम कर रही है। तो पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में अधिकारियों के साथ लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि चारधाम यात्रा शुरू से ही सफल रह सके। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनकी यात्रा ये सफल हो सके और किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना श्रद्धालुओं को न करना पड़े। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश जा रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि यात्रा के दौरान चुनौतियां बहुत सारी होंगी, क्योंकि सीमित संसाधनों में इस यात्रा को कराना सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग के जरिए इस यात्रा को और सुगम बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो और उत्तराखंड की पर्यटन की जो आर्थिक की जो भीड़ होती है ये और मजबूत हो सके। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा भी सफल हो सके और इस यात्रा से जुड़े हुए उत्तराखंड के जो व्यवसायी जो लोग हैं उनको भी लाभ यहाँ पर पहुंच सके।
कोशिश यही है और अब देखना ये होगा कि सरकार के इस इम्प्लीमेंट का, मुख्यमंत्री के इन दिशा निर्देशों का अधिकारी किस तरह से पालन करते हैं और यात्रा को लेकर किस प्रकार से काम करते हैं। कैमरामैन के साथ अभय केंद्रा, इंडिया वाइज। तो वही चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ऋषिकेश में जाम की स्थिति लगातार पैदा हो रही है। इसको लेकर मसूरी देहरादून प्राधिकरण ने ऋषिकेश में नगर निगम के साथ पार्किंग बनाने का काम शुरू कर दिया है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा को देखते हुए ऋषिकेश में फसाड और डिवाइडर लगाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर निगम के साथ मिलकर पार्किंग बनाने का भी काम किया जा रहा है। हमने फसाड डेवलपमेंट का और जो डिवाइडर है उनको ठीक करने का है, और जो ऋषिकेश नगर निगम है उसकी जमीन पर नगर निगम के साथ मिलकर के पार्किंग बनाने की हमारी परियोजनाएं वहाँ चल रही हैं। और देहरादून में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो हम लोगों ने सौंदर्यीकरण का कार्य किया था, तो लगभग 30-32 सड़कें हमारी छूट गई थी, उसको भी हमने कवर किया है, जिसपे अभी वहाँ काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के शहर का सौंदर्यीकरण और ग्रीन कवरेज को बढ़ाना और जल संरक्षण और पार्किंग की व्यवस्था, इसको लेकर हम लोग। हरिद्वार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व न्यायपालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का टिकट फाइनल हो गया है। हरियाणा के सोनीपत से वो चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अब पार्टी में इसको लेकर पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। तो सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे सतपाल। आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है और सतपाल ब्रह्मचारी को इस बार टिकट मिला है। पार्टी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर जोश है। सोनीपत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सतपाल। तो सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिला है और सोनीपत से वो चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड के वन विभाग को जल्द नया मुखिया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स मिलेगा। शासन में इसके लिए डीसीपी हो गई है। डीसीपी के बाद जल्द ही नए पीसी सीएफ की ताजपोशी हो जाएगी। मुखिया की दौड़ में कई अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता के बीच नए मुखिया की ताजपोशी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अनूप मलिक का कार्यकाल 30 अप्रैल को पूरा हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 581 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन संपदा को नुकसान हुआ है, लेकिन वन विभाग सुलग रहे पहाड़ों में आग बुझाने के लिए झांप पर निर्भर है। वहीं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी अभी तक सुलगते जंगलों के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां इन दिनों धुएं के गुबार से लिपट गई हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस प्लान नहीं, जिसको लेकर अब विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रदेश के जंगलों में लग रही आग को लेकर कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश राज्य सरकार पर हमलावर हो गए। दरअसल वन विभाग द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर विधायक के बार बार मिलाने के बाद भी बंद आया, जिस पर विधायक सुमित हृदयेश ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पर्यटन पर वनाग्नि का बड़ा असर पड़ रहा है और ऐसे ही हालात रहे तो मई और जून में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि इस बार बारिश और बर्फबारी न होने के कारण सूखे के आसार बन रहे हैं। आप पर्यटन पे देखिए गहरा असर पड़ रहा है। कल ही मैं कैची धाम गया तो रास्ते में जगह जगह ये जो जंगलों में आग है लगनी शुरू हो गई है। अभी अप्रैल भी समाप्त नहीं हुआ है तो भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मई और जून के महीने में क्या हाल होगा। वैसे ही हिमपात क्योंकि इस बारी इतना कम हुआ है, जल स्रोत वैसे ही सूखे हुए हैं, तो इस बारी सूखा होने का बहुत भारी अंदेशा। और ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल में जो आग लग रही है, इससे बहुत बड़ा कष्ट लोगों को भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है और गर्मी में तापमान भी बढ़ रहा है। और जो हमारे जंगल है, जो हमारी संपदा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और सरकार सोई हुई है।
टोल फ्री नंबर एक जारी करा गया है 1070 नंबर, ये मैंने 3 बारी आपके सामने अभी मिला है, स्विच ऑफ है। तो कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई मदद नहीं है। कोई अगर ग्रामवासी, कोई स्थानीय निवासी या कोई पर्यटक भी जूझ रहा हो इन चीज़ों से, तो वो कहाँ पे जाए, किसके पास जाए, कहाँ शिकायत करे। सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है। ऐसा लग रहा है केवल 19 तारीख के मतदान तक की सरकार थी, अब सरकार आराम से चैन। तो अगली खबर नैनीताल से है, जहां जिले में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं, जिसके चलते पार्किंग और यातायात की व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डाल देती है। इसी को देखते हुए डीएम ने यातायात से लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए। हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू नहीं संचालित नहीं हो पाई हैं। उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयां होती हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। तो कांग्रेस ने देहरादून पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल 24 अप्रैल को पलटन बाजार में ओमजी वुल्स में आगजनी की घटना हुई थी, लेकिन घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद एक स्कूटर सवार व्यक्ति पेट्रोल से आग लगाता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून पुलिस की सुरक्षा और सतर्कता पर सवाल खड़े किए। देहरादून में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह से चौपट है। जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति के पहले दौरे में जब वो देहरादून आई थी, उस समय रिलायंस की डकैती पूरे देश में देहरादून की बदनामी हुई थी। देहरादून की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे। और अब इस बार महामहिम राष्ट्रपति आई तो रात में, उस समय दिन दहाड़े हुआ, इस बार रात में पलटन बाजार में कोतवाली से 100 कदम की दूरी पर, देहरादून शहर जहां से शुरू होता है घंटाघर जीरो, जहां पर घंटाघर शुरू होता है, वहां से 100 कदम की दूरी पर और कोतवाली से भी 100 कदम की दूरी पर जिस प्रकार से एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर पेट्रोल डाल करके आग लगाई गई। आज पुलिस के कप्तान हो, डीआईजी हो, आईजी हो, डीजीपी हो या गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री स्वयं है, उनसे मैं जवाब मांग रहा हूं कि कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जिम्मेदार है। एक्शन होना चाहिए। एक्शन नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर करके कानून व्यवस्था के मामले पर आंदोलन करेगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां गर्मी का सीजन आते ही शहर में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इसी के चलते डीएम वंदना सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर भर में लगे शहर के सभी 15 फायर हाइड्रेट चेक किए, जिसमें मंडी क्षेत्र के आवासीय परिसर में लगे फाइटर हाइड्रेट को एक्टिवेट नहीं पाया गया, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने फायर हाइड्रेट को ठीक करने के निर्देश दिए। अभी फायर सीजन चल रहा है और अभी रिसेंटली शहर और उसके आसपास कई क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जितने भी हमारे फायर हाइड्रेंट्स शहर के विभिन्न भागों में स्थापित हैं, उनको क्रियाशीलता के संबंध में उनके जांच के निर्देश दिए गए थे। तो उसी क्रम में आज जल संस्थान, फायर सर्विसेज के साथ, इसके अलावा जल निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। शहर में कुल हमारे लगभग 15 हाइड्रेंट काम कर रहे हैं, जिसमें से मंडी में एक हाइड्रेंट क्रियाशील अवस्था में नहीं पाया गया। साथ ही कुछ हाइड्रेंट्स ऐसे हैं जहां पर लीकेज की प्रॉब्लम है, कुछ में मेंटेनेंस वर्क होना है। तो इन सभी तथ्यों को देखा गया है। कुछ हाइड्रेंट ऐसे हैं जिनको उनके स्थान से थोड़ा सा रिलोकेट किया जाना है। तो ये सभी विस्तृत इसमें जांच की गई है और सभी को देखते हुए इसकी आख्या अभी जिला स्तर को प्रेषित की जाएगी। तो वहीं लाल कुआं स्थित स्लीपर फैक्ट्री में भालू के आ जाने से पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक दिन पहले वन विभाग ने भालू का रेस्क्यू कर उसे जंगल में पहुंचाया था। दरअसल आधी रात को स्लीपर फैक्ट्री के पानी के तालाब के आसपास चहलकदमी करते हुए भालू को फैक्ट्री के कर्मचारियों ने देखा, जिससे फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया और घटना की सूचना वन विभाग को दी गई।
तो गर्मी अपने चरम सीमा पर है और ऐसे में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। जगह जगह आग लगने की सूचना भी लगातार मिल रही है। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रहमापुर में एक घर में बनी झोपड़ी में आग लगी और आग लगने से झोपड़ी में रखा सामान जिसमें पंखा, गेहूं, साइकिल, कपड़े सब कुछ जलकर खाक हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी भी तरीके की जानमाल का कोई हानि नहीं पहुंची है, जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब तक दमकल विभाग मौके पर पहुंचता तब तक आसपास के लोगों ने आग को बुझा दिया था। रहमापुर गांव में चेतराम सन ऑफ चन्नू सिंह के झोपड़ी थी। झोपड़ी में आग लग रही थी। घर में कोई नहीं था और ये सब गए थे अपने खेतों में काम करने। तो उसमें जब आग लगी तो छप्पर की झोपड़ी थी, आग लगी थी और हमारे आने से पहले उन लोगों ने भी कार्रवाई कर दी और बुझाना शुरू कर दिया था। फिर बची भी आग को हमने बुझाया, जिसमें उसका नुकसान हुआ है। 2 साइकिल जल गई हैं, कुछ बर्तन थे, गेहूँ 1 क्विंटल था, चावल 50 केजी, पंखा और बांध के चारपाई, कपड़े और टेबल थे। बस इतना नुकसान हुआ है, कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया है। यदि आग बढ़ जाती तो अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में लगे घर उनमें आग लग सकती थी, जिसको हमारे फायर सर्विस द्वारा पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। तो वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 25 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण हासिल करने के बाद 52 चिकित्सा अधिकारी और 1 जैग अधिकारी, कुल मिलाकर 53 अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हो गए। इन अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कुशल शस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानव अधिकार जैसे सैन्य और पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि पास आउट होने वाले इन अधिकारियों में प्रशिक्षणार्थी देश के विभिन्न राज्यों से हैं, जिसमें केरल और राजस्थान से 8, तमिलनाडु से 5, उत्तर प्रदेश से 4, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मणिपुर से 3, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और पुडुचेरी से 2 और बिहार, असम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से 1 का प्रशिक्षणार्थी शामिल। बहुत खुशी है, ये आज हमारे डॉक्टर्स का कोर्स था। इन्होंने ये कॉम्बेटाइजेशन कोर्स पूरा किया और इनको अब फुल फ्लेजेड ऑफिसर्स के तौर पे हमने वेलकम किया है इस पासिंग आउट परेड के जरिए। और हम आगे जाके इनको एज डॉक्टर्स भी प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए मौके देंगे और देश की सेवा के लिए भी हम आगे इनको मौके देंगे। मुझे खास पर्सनली खुशी हुई कि आज मुझे आने का मौका मिला और इस पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। भाई नए उत्तराखंड में रिवाइव हुआ है, फिर आगे चल के जैसे ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से फिर हम जाएगा। ये सरकार का डिसीजन, हर चीज़ को देखते हुए सरकार एक फैसला था, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर्स एंड गुड कोर्समेट्स, माय सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, इट वाज वेरी इजी एंड people should definitely try for the forces. अलग ही चार्म है एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एन ITBP। आज आपने पूरी कमांड भी करी है, एक हौसला भी था आपके अंदर, क्या कहना चाहेंगे? इतना ट्रेनिंग सब मेरे उस्तादों की वजह से उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतनी मेहनत की हम पे, नहीं होता नहीं तो। आप पेरेंट्स में आपके सब? हाँ, मैं 3rd जनरेशन जो फौज में हूँ एंड आई वुड रियली लाइक अगर मेरे नीचे भी सब आर्मी में जाए। तो वहीं रुड़की डायट में डॉक्टर RS टोलिया प्रशासनिक अकादमी नैनीताल द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी प्राचार्य कैलाश डंगवाल ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाली आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें आपदा से बचाव की जानकारी दी जाएगी। जिला शिक्षा केंद्र जो हमारा है, इसमें उनका लेक्चर था फायर सेफ्टी के बारे में। तो लगभग हमारे 60 से 65 टीचर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो इन सभी टीचर्स को स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके और जितने भी हमारे संस्थान हैं जिले के अंदर, फैक्ट्री हैं हमारी अलग अलग, इनमें कैसे फायर सेफ्टी और इनके जीवन में फायर सेफ्टी का क्या रोल है उसके बारे में इनको समझाया गया। कैसे ये अपनी सुरक्षा, खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने मोहल्ले की, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, इनके बारे में इनको ब्रीफ में बताया गया।
देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। ट्रेनिंग अकेला काफ़ी नहीं है, लोगों को खुद से अंदर से भी इच्छाएं होनी चाहिए चीज़ों को पढ़ने की, समझने की। अगर लोग गूगल और यूट्यूब के माध्यम से भी जानकारी जुटाना चाहें तो वो जुटा सकते हैं। बाकी हमारा विभाग भी समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। जिस डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में एक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ सेल है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास करना है। और इसी क्रम में हमारे महानिदेशक महोदय श्री बीपी पांडे जी के दिशा निर्देशों के तहत हम लोग रुड़की डाइट में यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि हमारे स्कूल, विद्यालय, डिग्री कॉलेज जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये बहुत संवेदनशील एरिया होता है। और अगर कोई भी आपदा घटित होती है तो इनको संवेदनशील बनाना, इनको जागरूक करना हम लोगों का फर्ज है। और इसी क्रम में इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और इसमें जनपद हरिद्वार, रुड़की से तमाम गाइड से हमारे प्रवक्ता और लेक्चरर्स यहाँ पर पधारे हुए हैं। और इसी के साथ साथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है। और ये जो हमारी प्रशासनिक अकादमी ATI नैनीताल से यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल 2 लोग आए हैं, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं और जो प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। यहाँ पर 2 दिन ट्रेनिंग चल रही है, 2 दिन ट्रेनिंग चलेगी, एक आज का दिन और एक कल का दिन। और सभी 6 विकास खंडों से 10-10 टीचर्स को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, ताकि वो विद्यालय में जा कर के इसका लाभ बच्चों को दे सके, स्वयं ले सके। क्या ये इसमें सभी आपदा से संदर्भित सभी चीज़ें सम्मिलित की क्या? जी मैं बता रहा हूँ आपको। जिस तक बाय द वे कोई दुर्घटना कहीं पर घट जाती है, नंबर 1 जैसे भूकंप आ जाता है, तो आपको बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। कहीं पर रोड का एक्सीडेंट हो रहा है, आप किसी को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए तो फायर ब्रिगेड आपको बात करनी पड़ेगी फायर ब्रिगेड से। तो लव और लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार काफी सख्त रही है और अब राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने भी उत्तराखंड में अपनी ताकत को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिससे प्रदेश में जिहादियों के फन को कुचला जा सके। साथ ही संगठन की ओर से ऋषिकेश के राघवेंद्र भटनागर को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। आज इनके द्वारा जो है आमंत्रित किया गया था, तो आज इस उत्तराखंड की धरती पर, पवित्र धरती पर हम लोग आए हैं और ऋषि मुनियों की धरती पर, और ऐसी जगह जहां योग और आध्यात्मिक रूप से और धार्मिक रूप से सब तरह के, और गंगाओं का जो संगम है उसको देखने के लिए लोग आते हैं बहुत दूर दूर से। ऐसी पवित्र धरती पर आज हम यहाँ पर आए, उसके लिए हम राघव जी का और अपने सभी सम्मानित पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। इस तरह से एक तरीके से यहाँ पे जो जिहादी घटनाएं बढ़ी हैं, जिहादियों द्वारा लगातार लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाओं को रोजाना कुछ ना कुछ अंजाम दिया जा रहा है। पहाड़ों की लड़कियों को बहका फुसलाकर जो है ले जाया जा रहा है। इन सब घटनाओं के लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने कमर कसी है और राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन पहाड़ों के अंदर जो भोली भाली पहाड़ी लड़कियां हैं उनको ले जाते हैं जिहादी लोग, मुसलमान जिसको बोलते हैं, हम जिहादी बोलते हैं उनको, और जिहाद फैलाते हैं, लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसको रोकने के लिए भी हमने यहाँ पर अपने लोगों को पहाड़ों के अंदर खड़ा करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ये हिंदुओं का एकजुट होने के लिए संगठन बनाया गया है। इसमें हिंदू एक हो, हिंदू अपने लिए आवाज़ उठाए, हिंदुओं को सम्मान हो। कहीं कुछ लोग हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ऊपर लव जिहाद के नाम पे हमारी भोली भाली लड़कियों को, बहनों को फसला के ले आ रहे हैं अपने साथ। तो इस तरीके जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि जिस तरीके से हिंदुओं को दबाया कुचला जा रहा था 2014 से पहले या उससे भी पहले, जब हमारे को सेकुलर के नाम पर कि ये इनका करा जा रहा था, तो अगर आज हम हिंदुओं की आवाज़ उठा लेते हैं तो हम कॉमनल हो जाते हैं। तो इस उत्तराखंड को सुरक्षित रखने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए मुझे जो जिम्मेदारी दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा खरा उतरूँगा। देखिए, अभी ये संगठन उत्तराखंड में पहले से मौजूद है। मैं इसका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाऊँ उत्तराखंड प्रदेश का, और यहाँ कुमाऊं मंडल में इसकी एक बहुत अच्छी टीम बनी हुई है, जिसमें मेरे को 7 तारीख को कुमाऊं दौरा भी करना है, और पूरे उत्तराखंड में मैं एक बहुत मजबूत टीम बनाकर दूंगा यहाँ। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।